हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप सभी लोग कुशल होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो का मेरा मेन टारगेट है क्लास 12th केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शंस। हमने पिछले वाले वीडियो में यानी कल वाले वीडियो में आपको क्लास 12th केमिस्ट्री का कुछ ऐसे रिएक्शंस को बताए हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उनका आप तैयारी कर चुके होंगे। आपको बता दूं कि पिछले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था इन सभी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस को, ठीक है, जिसे मैंने बताया था आपको स्मिथ अभिक्रिया के बारे में, VIP है वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। इसके बाद दूसरा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, तीसरा कैनी-जारो अभिक्रिया, चौथा वोल्टेज अभिक्रिया, पांचवा वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, छठवां रीमर टीमन अभिक्रिया, सातवां विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। ये सभी अभिक्रियाएं आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप इसकी तैयारी बहुत ही ठीक से कर लीजिएगा। आपको बता दूं कि पिछले वाले वीडियो में हमने इन सभी अभिक्रियाओं का परिभाषा के साथ साथ उन सभी अभिक्रियाओं को समीकरण के द्वारा दिखाए हुए हैं कि कैसे कैसे अभिक्रिया हो रही है और क्या क्या बन रहा है, ठीक है। अगर आप पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो कुछ देर बाद ऊपर में यहाँ कोने में आई बटन पे एक लिंक आ जाएगी, जिस पे आप क्लिक कीजिएगा, सीधे आप चले जाएंगे पिछले वाले वीडियो में और सीधे आप इन सभी रिएक्शन को देख करके समझ सकते हैं। आपको बता दूं कि इसे हम आगे के रिएक्शन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसे आगे वाले रिएक्शंस को। सबसे पहले इसके आगे हम बात करें तो आपको जानना चाहिए कि हुन्स-डिकर अभिक्रिया क्या होती है। इसमें मैं सबसे पहले आपको इसका डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, फिर इसका रिएक्शन बताता हूँ, ठीक है। इसमें ऐसा लिखता हूँ कि वह अभिक्रिया जिसमें वसीय अम्लों के, कौन सा, यानी वसा वाला अम्ल होना चाहिए, ठीक है। वसीय अम्लों के सिल्वर लवण, कौन सा, सिल्वर लवण, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 की उपस्थिति में ब्रोमीन से क्रिया करके, Br2 मतलब ब्रोमीन से क्रिया करके एल्किल ब्रोमाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एल्किल ब्रोमाइड बनाते हैं। एल्किल ब्रोमाइड बनाते हैं और इसी अभिक्रिया को ध्यान से समझिएगा ना, और इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हुन्स-डिकर अभिक्रिया कहते हैं। हुन्स-डिकर अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो एक शब्द प्रयोग हुआ है वसीय अम्लों के सिल्वर लवण, ठीक है। वसा वाला अम्ल, जैसे हम लिखूं RCOOH तो इसको हम बोलेंगे वसीय अम्ल। लेकिन वसीय अम्ल के सिल्वर लवण, इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन को हटा दो और इसके साथ साथ हम सिल्वर को जोड़ देते हैं इस जगह पर, यानी Ag को, तो इसको हम बोलेंगे वसीय अम्ल का सिल्वर लवण। क्या बोलेंगे? वसीय अम्ल का सिल्वर लवण। लेकिन जब केवल यहाँ पे H होता तो हम केवल इसको वसीय अम्ल कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे Ag हम जोड़ देंगे यानी सिल्वर को, तो ये वसीय अम्ल का सिल्वर लवण बन जाता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, R का मतलब होता है एल्किल समूह, तो यहाँ पे मैं एल्किल समूह डायरेक्ट लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। यहाँ पे मैं चाहता हूँ लिखने के लिए CH3 और फिर COO और यहाँ पे Ag, इस प्रकार से ना, ये वसीय अम्ल के सिल्वर लवण है। ध्यान से समझिएगा। इसका नाम क्या है भाई? तो इसका नाम है सिल्वर एसीटेट। क्या है? सिल्वर एसीटेट, ठीक है, सिल्वर एसीटेट। अगर यहाँ पे N होता तब
एन होता तो बोलते हम सोडियम एसीटेट, यहाँ के होता तब इसको बोलते हम पोटेशियम एसीटेट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिल्वर है, इस कारण से इसको बोलेंगे हम सिल्वर एसीटेट, ओके। अब ध्यान से देखेंगे इसकी अभिक्रिया किसे कराना है, Br2 से, यानी ब्रोमीन से। ब्रोमीन क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व है, ठीक है, इसको बोलेंगे ब्रोमीन। जब इन दोनों की अभिक्रिया होती है किसकी उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में जब ये अभिक्रिया करते हैं तो उस कंडीशन में हमें प्राप्त क्या होता है भाई, एल्किल ब्रोमाइड। क्या, एल्किल ब्रोमाइड, यानी कि CH3 एल्किल समूह के यौगिक है, इसके साथ Br जुड़ जाएगा तो इसका मतलब है कि एल्किल ब्रोमाइड बनाएगा, यानी CH3Br एल्किल ब्रोमाइड। एल्किल का मतलब यहाँ पे मेथिल, एथिल, प्रोपिल कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन यहाँ कार्बन की संख्या 1 है, इसलिए हम इसका नाम देंगे मेथिल ब्रोमाइड। क्या देंगे, मेथिल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। अब यहाँ पे एक चीज़ और बनाएगा, ध्यान से देखा जाए तो सिल्वर के साथ Br यानी AgBr, क्योंकि अगर देखा जाए तो Br 2 बार है तो एक बार इससे जुड़ा यानी CH3 के साथ, तो CH3Br के साथ बनाया CH3Br, इस बार Ag के साथ जुड़ेगा तो AgBr बना दिया, प्लस में CO2 बच चुका है तो ये CO2 गैस बन के ऊपर उड़ जाएगा, ठीक है। तो AgBr को बोलते हैं हम सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड। तो ध्यान से देखा जाए तो इसमें बोला यह था कि वह अभिक्रिया जिसमें वसीय अम्लों के सिल्वर लवण, यह वसीय अम्ल का सिल्वर लवण है जो कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में Br2 से यानी हैलोजन ग्रुप के तत्व से क्रिया करके एल्किल ब्रोमाइड बनाता है, तो इसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं हुन्स-डीकर अभिक्रिया। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको ये रिएक्शन समझ में आया होगा। मैं इसे मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अगर आया है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता दीजिए कि वास्तव में आपको आया है कि नहीं। हम अगले अभिक्रिया का बात करेंगे जिसका नाम है हाफमान, क्या चीज़, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, ब्रोमाइड अभिक्रिया, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। इम्पोर्टेंट रिएक्शन है इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे ना। इसमें आपको लिखना है कि जब एमाइड की क्रिया, किसकी, एमाइड की क्रिया ब्रोमीन तथा प्रबल क्षार के साथ, प्रबल क्षार के साथ कराई जाती है, कराई जाती है तो प्राथमिक एमीन बनता है। क्या बनता है, प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन बनता है तथा यह अभिक्रिया ही हाफमैन या हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया कहलाता है, अभिक्रिया कहलाता है। राइटिंग तो मेरा सुंदर नहीं है, लेकिन आप लोग सुंदर राइटिंग में लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखिए, इसमें लिखा है एमाइड, एमाइड की क्रिया करना है ब्रोमीन से और साथ ही साथ प्रबल क्षार से। तो एमाइड का मतलब होता है कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि CO और NH2 हमेशा लिखने को मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे R मतलब एल्किल समूह के साथ ये एमाइड जुड़ा होगा, तो इस प्रकार से हम बोलेंगे ये एमाइड है, यानी CONH2 होना चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कोई एमाइड है, हम R की वैल्यू कुछ रख सकते हैं, आपका मन है तो CH3 रखो, आपका मन है तो C2H5 रखो, कुछ भी ना। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे CH3 मैंने रखा हुआ है, तो CH3 CONH2 इसका नाम हो जाएगा एसिड एमाइड। क्या, एसिड
एमाइड। तो इस प्रकार से एक हमने एमाइड ले लिया है, इसको ब्रोमीन के साथ क्रिया करवाएंगे यानी Br2 के साथ, और साथ ही साथ कोई क्षार का मतलब मान लेते हैं आप KOH ले लीजिए, आपका मन है तो NaOH ले सकते हैं, ठीक है। तो जब इसको हम गर्म कर देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा क्या चीज़, प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन का मतलब आपको R के साथ NH2 प्राप्त हो जाएगा, यानी RNH2। R का मान हमने लिखा है CH3, तो CH3 के साथ जुड़ जाएगा NH2, तो इसको हम बोलेंगे प्राथमिक एमीन। क्या बोलेंगे, प्राथमिक एमीन। ध्यान देंगे इसका नाम कुछ दूसरा है, इसका नाम है मेथिल एमीन। एक कार्बन है तो मेथिल और एमीन, ओरिजिनल नाम इसका क्या है, मेथिल एमीन, लेकिन ये प्राइमरी एमीन या 1 डिग्री एमीन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। प्लस में एक चीज़ और बनेगा, इसमें K और Br है, तो इस कारण से आपको KBr प्राप्त हो जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड। एक और प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, अगर यहाँ पे K है, C है और O है, तो आपको एक चीज़ और प्राप्त होगा, K2CO3, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, और साथ ही साथ अगर H और O है तो आपको जल भी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ध्यान ये देना है कि देखा जाए अगर समीकरण संतुलित करके, तो इधर Br कितना है, 2 बार, इधर 1 बार है, तो यहाँ पर 2 कर देंगे, काम चल गया भाई। अब देखते हैं कि इधर K कितना है, 2 इधर और 2 इधर, 4 हो गया। इधर कितना है, 1 बार है, तो यहाँ पे हम 4 से गुणा कर देंगे तो 4O प्राप्त हो गया ना। और भी कुछ है बाकी तो मिला लीजिएगा, समीकरण संतुलित हो चुका है, ठीक है। ध्यान देंगे अगर आपके एग्जाम में आता है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, और उस कंडीशन में इसमें जब बोल दिया कि जब एमाइड की क्रिया ब्रोमीन से कराए और साथ ही साथ कोई क्षार के साथ कराए और इसे हम बना दिए प्राथमिक एमीन, तो प्राथमिक एमीन का मतलब केवल यहाँ तक आप बनाएंगे, यही ना। तो अगर मान लेते हैं कुछ और प्रोडक्ट आपको याद नहीं आ रहा है कि क्या बनाया जाए, तब भी कुछ यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और नहीं याद आए तो मेन चीज़ आपको ये लिखना है जो आपको बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं ये लिखिएगा, और साथ ही साथ आप लिख दीजिएगा अतिरिक्त या अन्य उत्पाद। इसका मतलब और भी उत्पाद कुछ बनते हैं ना, लेकिन मेन हमको ये बनाना है, ठीक है, मेन हमें ये बनाना है। जब आपको नहीं आएगा कुछ समझ में, यानी जब प्राथमिक एमीन आप बनाना चाहते हैं तो प्राथमिक एमीन बना दीजिए, और साथ ही साथ कुछ और उत्पाद इधर प्राप्त हो जाएगा, तो अतिरिक्त उत्पाद प्लस में आप कर सकते हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहा था, ठीक है। तो ऐसा भी कर दीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अगर इतनी बातें समझ में आ चुकी है तो अब समझिए हैलो फार्म अभिक्रिया। कौन सा, हैलो फार्म अभिक्रिया, हैलो फार्म अभिक्रिया। आखिर ये हैलो फार्म अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है। ध्यान देंगे इसमें मैं ऐसा लिखूंगा कि जब किसी कीटोन समूह युक्त यौगिक की क्रिया, क्या चीज, जब किसी कीटोन समूह युक्त, कौन सा, जब किसी कीटोन समूह युक्त, कीटोन समूह युक्त किसकी क्रिया भाई, यौगिक की ना, कीटोन होना चाहिए यौगिक में। क्या मैंने लिखा, जब किसी कीटोन समूह युक्त यौगिक की क्रिया किसी क्षार या नहीं तथा हाइड्रोजन से कराते हैं, किसे, हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व होते हैं कुछ, ठीक है, हाइड्रोजन से कराते हैं, तो हैलो फार्म यौगिक बनता है, हैलो फार्म यौगिक बनता है। और यह अभिक्रिया, या फिर हम कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जी, हैलो फार्म अभिक्रिया कहते हैं, हैलो फार्म
अभिक्रिया अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है इसमें है जब किसी कीटोन समूह युक्त यौगिक की क्रिया किसी क्षार तथा हैलोजन से कराते हैं तो हैलोफार्म यौगिक बनता है और इस अभिक्रिया को हम हैलोफार्म अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका रासायनिक समीकरण को ध्यान से देखिए, इसमें लिखा हुआ है कीटोन समूह का क्रिया कराना है क्षार के साथ। कीटोन का मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको C और O हमेशा देखने को मिलेगा, क्योंकि कीटोन का क्रियात्मक समूह CO होता है और यह हमेशा कार्बन श्रृंखला के बीच में होता है। यानी इधर भी R तो इधर भी R मतलब एल्किल, एल्किल का मतलब आप अपने से एल्किल की वैल्यू पुट कर सकते हैं, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, इस प्रकार से। तो मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे लिख रहा हूँ CH3 मेथिल, तो यहाँ भी मैं चाहता हूँ कि CH3 लिखूँ ना। आप अपने मन से लिख सकते हैं, यहाँ पे CH3 है तो यहाँ पे C2H5 भी लिख सकते हैं। तो जब ये लिखें आप, ये एक प्रकार की कीटोन है जिसको हम बोलते हैं एसीटोन। क्या? एसीटोन। इसका एक और नाम आप लिख सकते हैं, क्या चीज़? 2 बार मेथिल है तो डाई मेथिल। क्या चीज़? डाई मेथिल कीटोन। डाई मेथिल कीटोन। जब इसको किसी क्षार के साथ, क्षार हम मान लेते हैं कि NaOH है, तो क्षार मेरे पास NaOH है, इसके साथ क्रिया करवाएंगे और साथ ही साथ हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व मैं मान के चलता हूं कि यहाँ पे Cl2 लिया हूं, और इस कंडीशन में जब अभिक्रिया होगा तो क्या क्या प्राप्त होगा? सबसे पहले बोला है कि हैलोफार्म यौगिक। हैलोफार्म मतलब अगर यहाँ पे हैलो लिखा हुआ है तो इसका मतलब हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व यहाँ पे रहेंगे। हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, इसी में से कुछ रहेगा ना। तो यहाँ पे हमने Cl लिया है तो यहाँ पे क्लोरो होगा। क्या होगा? क्लोरो, तो क्लोरोफार्म बोलेंगे। तो इसका मतलब इसमें ऐसा बनेगा CHCl3, ये हुआ क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म। इसमें बोला क्या था भाई कि हैलोफार्म यौगिक बनता है, यानी क्लोरोफार्म बन गया, क्योंकि हमने Cl2 लिया है तो क्लोरोफार्म बनेगा, और Br2 लेते तो ब्रोमोफार्म बनता, अगर I2 लेते तो आयोडोफार्म बनता। ठीक है, अपना अपना कंडीशन है, आप क्या ले रहे हैं। साथ ही साथ आपको प्राप्त हो जाएगा Na और Cl। क्या प्राप्त होगा? Na और Cl। और इसके बाद कुछ और प्राप्त होते हैं यौगिक, यानी CH3COONA। इसको हम बोलते हैं क्या चीज़? इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट। और कुछ और प्राप्त होते हैं यौगिक, जैसे जल। ठीक है, यानी आपको मेन चीज़ ध्यान देना है कि क्लोरोफार्म प्राप्त होना चाहिए, साथ ही साथ सोडियम क्लोराइड। क्या चीज़? सोडियम क्लोराइड। इसके साथ ही साथ सोडियम एसीटेट और जल भी प्राप्त होता है। इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे आप 3 लिख दीजिए, आप मिला लीजिएगा, यहाँ पे 3 लिख दीजिए और साथ ही साथ यहाँ पे 3 लिख दीजिए। ठीक है, आपका समीकरण संतुलित है, आप इसको ध्यान से मिला लेंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा ना। ये एसीटोन है, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक क्षार है। क्या है? क्षार है। ये हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व है। ये सभी जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो हैलोफार्म प्राप्त होगा। हैलो मतलब क्लोरोफार्म प्राप्त होगा। साथ ही साथ सोडियम क्लोराइड, इसके साथ साथ क्या चीज़? सोडियम एसीटेट और जल भी प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को बोलते हैं हम हैलोफार्म अभिक्रिया। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको ये तीनों अभिक्रिया समझ में आ चुकी होगी। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे समझते हैं। अब समझिए अगला अभिक्रिया जिसका नाम है एल्डोल संघनन। कौन सा? एल्डोल संघनन। इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से समझिएगा। इसमें मैं लिखता हूँ जब, ठीक है, जब कार्बोनिल यौगिक, जब कार्बोनिल यौगिक, जब कार्बोनिल यौगिक, लगता है कि मार्कर का इंक खत्म होने वाला है। जब कार्बोनिल यौगिक तनु मतलब पंचोक्षर, NaOH यानी कोई क्षार है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या पोटेशियम कार्बोनेट यानी K2CO3 की उपस्थिति
में संघनित होकर, संघनन समझते हैं ना, संघनन क्या होता है, संघनित, संघनित होकर, संघनित होकर क्या बनाते हैं भाई, एल्डोल बनाते हैं। क्या, एल्डोल बनाते हैं, बनाते हैं। तो उस अभिक्रिया को, उस अभिक्रिया को, लगता है कि मार्कर का इंक खत्म होने वाला है, थोड़ा सा इंक डालते हैं, ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए आप, थोड़ा सा, बस 1 मिनट, 1 मिनट बस, ओनली 1 मिनट, ध्यान से समझिएगा ना। तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, एल्डोल संघनन कहते हैं, एल्डोल संघनन कहते हैं, ठीक है। इसको हम बनाते हैं ना, बोला है कोई कार्बोनिल यौगिक होना चाहिए, तो मैं मान के चलता हूँ कि मैं लेता हूँ CH3CHO, यहाँ पे CHO जुड़ा हुआ है, तो CHO का जो अनुलग्न होता है वो अल होता है, 2 कार्बन की संख्या है इसलिए एथ लिखेंगे और एथ में एन लगा देंगे तो एथेन हो गया, और इसका अनुलग्न अल है तो एथेनॉल हो गया इसका नाम, ठीक है। जब इसमें हम क्या करेंगे भाई कि इसका हम क्या करेंगे, संघनन करेंगे, कहने का मतलब एक और अणु लेना पड़ेगा हमको ना, यानी CH3CHO, यानी सेम चीज़ का एक बार और अणु लेना पड़ेगा, इसको ही बोलेंगे हम एथेनॉल। और इसे क्या करना है कि NaOH यानी NaOH या K2CO3 इसकी उपस्थिति में इसको गर्म कर दीजिए। तो बाबू ये संघनन जब होता है इसका, तो संघनन होकर के एल्डोल बनाएगा। तो एल्डोल का एक सूत्र होता है, क्या होता है भाई, ये बनाएगा CH3, ओके, फिर CH, ओके, फिर OH, ओके, कोष्टक में बंद कर दे रहे हैं OH को, फिर यहाँ पे बनाएगा CH2, CHO, ठीक है, यहीं से CH3, यहाँ CH3, CH, तो यहाँ से CH। अब देखो O और H यहाँ पे कोष्टक में बंद किया है, तो यहाँ से O और यहाँ से एक ठो H, तो OH हो गया, और यहाँ पे CH2 बचा, यहाँ पे 3 H था, एक ठे यहाँ पर आ गया है तो यहाँ पे 2 बचा, और CHO, तो इसी को बोलते हैं एल्डोल, क्या बोलते हैं, एल्डोल, ओके। तो एल्डोल प्राप्त होता है, तो इसी यौगिक को हम बोलते हैं, इसी अभिक्रिया को बोलते हैं हम एल्डोल संघनन अभिक्रिया, ओके। तो जब पूछता है कि एल्डोल संघनन क्या है, तो आपको बताना है कि जब कार्बोनिल यौगिक तनु NaOH या K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट की उपस्थिति में संघनित होकर के एल्डोल बनाते हैं, तो उस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने एक एथेनॉल यहाँ लिया है, एक सेम चीज़ ले लिए हैं और इसको हम गर्म कर दिए हैं तो एल्डोल बनाया है, तो इस अभिक्रिया को ही हम बोलेंगे एल्डोल संघनन, ठीक है। इसके बाद हम एक और अभिक्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कौन सा, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ये आखिर होता क्या है ना, इसमें हम लिखेंगे वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें एलिफैटिक या एरोमेटिक एमीन एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में, ठीक है, किससे क्रिया करेगा भाई, क्लोरोफार्म के कुछ बूंदों से क्रिया करके, बूंदों से क्रिया करके आइसोसाइनाइड बनाते हैं
तो यह अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाता है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, हमने इसमें कुछ नहीं लिखा है, बस इतना ही लिखा है कि वह अभिक्रिया जिसमें एलिफैटिक या एरोमेटिक का मतलब होता है खुली श्रृंखला और एरोमेटिक का मतलब होता है बंद श्रृंखला। तो खुली श्रृंखला वाला एमीन कहो या बंद श्रृंखला वाला एमीन कहो, वे क्या करते हैं कि कोई एल्कोहलिक क्षार रहेगा और इसके साथ क्लोरोफार्म के कुछ बूंद को हम डालेंगे और उसको जब गर्म कर दिया जाएगा तो आइसोसाइनेट बना देगा। तो इसी अभिक्रिया को हम बोलेंगे कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो मान के चलते हैं कि हमारे पास एक एलिफैटिक क्या बोलते हैं कि एमीन है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास CH3 और NH2 है। ठीक है, ये एलिफैटिक यानी खुली श्रृंखला वाला एमीन है। इसमें क्या करना है कि KOH मिलाना है, KOH, और इसके साथ साथ इसमें क्लोरोफार्म यानी CHCl3, और जब इसको आप गर्म कर दीजिएगा, क्या करिएगा गर्म, तो आपको प्राप्त होगा आइसोसाइनाइड, यानी आपको प्राप्त हो जाएगा CH3NC। ठीक है, अगर CH3CN होता यहाँ पे C पहले और N, तो इसको हम बोलते हैं साइनाइड यानी कि मेथिल साइनाइड, लेकिन N पहले हो गया है और C बाद में, इसलिए इसको बोलेंगे मेथिल आइसोसाइनाइड। इसका नाम क्या पड़ेगा भाई? इसका नाम पड़ेगा मेथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, यानी कहने का मतलब है इसको हम बोलेंगे मेथिल एमीन। ध्यान समझना, मेथिल एमीन यानी एक क्या है, ये एलिफैटिक एमीन है। इसको हम KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, तथा ये क्या है क्लोरोफार्म है, क्लोरोफार्म हम इसके साथ में गर्म कर देंगे तो आपको एक ठो आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा, जिसको हम बोलेंगे यहाँ से CH3 और N और C। ठीक है, यानी कि आपको मेथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ आपको कुछ और चीज़ प्राप्त होते हैं, जैसे KCl, यहाँ से K और यहाँ से Cl, KCl प्राप्त हो जाएगा। और साथ ही साथ जल के अणु भी प्राप्त हो जाते हैं। इसको जब संतुलित करेंगे हम, तो संतुलित करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे आप लिख दीजिए 3, क्योंकि यहाँ पे Cl 3 बार है इसलिए, और पोटेशियम यहाँ पे 3 हो गया है, तो यहाँ भी आप 3 कर दीजिए। तो इस प्रकार से हुआ, और एक जगह पे और लगेगा, कहाँ पे लगेगा भाई? तो यहाँ पे, ओके, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है तो ऑक्सीजन भी यहाँ पे 3 होना चाहिए, इसलिए ना। तो ये रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित है। ठीक है, तो इस प्रकार से यौगिक का निर्माण होता है। तो आप समझ चुके होंगे कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है, कि वह अभिक्रिया जिसमें एलिफैटिक मतलब खुली श्रृंखला यौगिक होना चाहिए, और इसमें क्या करेंगे कि हम KOH मिलाएंगे, साथ ही साथ क्लोरोफार्म। तो इसे जो बनेगा इसको बोलेंगे मेथिल आइसोसाइनाइड या साइनाइड, यानी आइसोसाइनाइड प्राप्त हुआ, साथ ही साथ कुछ और यौगिक भी प्राप्त हो जाते हैं ना। तो इसी अभिक्रिया को बोलते हैं हम कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। आपको बता दूं कि कुछ और एक आध उठे अभिक्रिया है, जैसे मान लेते हैं कि कोल्बे अभिक्रिया हो गया, कोल्बे स्मिट अभिक्रिया जिसको बोलते हैं, ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ चुका होगा ये सभी अभिक्रियाएं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।